नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे गबन का 12वां भाग। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब तक हमने जाना कि रमानाथ को संदेह के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के अफसरों को ये पता चलता है कि रमानाथ पर गबन का कोई केस नहीं है, लेकिन रमानाथ इस बात को नहीं जानता, तो वह झांसा देकर उसे एक डकैती के केस में सरकारी गवाह बनने के लिए राजी कर लेते हैं, जिसके बदले में वह रमानाथ को गबन के केस से मुक्ति और सरकारी नौकरी देने का प्रलोभन देते हैं। देवी दीन रमानाथ को गवाही न देने के लिए समझाता है, पर रमानाथ नहीं मानता, तो वह निराश होकर चला जाता है। यहाँ जालपा ने रमानाथ का पता लगाने के लिए शतरंज का नक्शा हल करने के लिए अखबार में छपवाया था और उसकी योजना सफल हो जाती है। इस तरह जालपा को रमानाथ का पता मिल जाता है और वह उसे वापस ले जाने के इरादे से कलकत्ता आ जाती है, जहां पहुंचकर उसे रमानाथ की गिरफ्तारी और सरकारी गवाह बनने का पता चलता है। वह देवी दीन को बताती है कि रमानाथ पर गबन का कोई मामला है ही नहीं, और जालपा को लगने लगता है कि रमानाथ यदि ये बात जान जाएगा तो वह अदालत में झूठी शहादत देने से इनकार कर देगा। वह किसी तरह एक पत्र के द्वारा रमानाथ को सच्चाई से अवगत करा देती है और रमानाथ जालपा का पत्र पाकर बहुत खुश होता है। उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है और छिपकर देवी दीन के घर जालपा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब आगे। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी कि इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी कथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी। वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे असूझ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली, पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे की प्रीत थी? आंख ओट पहाड़ ओट। रमा ने हसरत से कहा, ये बात नहीं थी जालपा। दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति कथा क्या लिखने बैठता। मैंने तो सोच लिया था, जब तक खूब रुपए न कमा लूंगा एक शब्द भी न लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था। रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। साईं जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। रमा ने झेपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, ये बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी, झूठा, कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में ये भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थनी, कितनी लोभिन समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपए का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपए रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नियत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न जलूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। ये मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं ऊब गई, या सैर तमाशे से मुझे घृणा हो गई। ये सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं।
अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना। लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओगे तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई। मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे? मुश्किल क्या है? जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्यूनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती, तो फिर किस बात का डर? डर न हो, झेप भी तो कोई चीज़ है। जिस मुंह से ये बात कही, उसी मुंह से मुकर जाऊं? ये तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी, आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धृष्टता से कहा, और कुछ, मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला हुआ नहीं जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कुलीगिरी करूं? जालपा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो, मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है। इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थिति ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में सभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है? जालपा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो, उसमें हत्या न करने की शक्ति का ना होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति हो, उसमें खड़े रहने की शक्ति ना हो, इसे कौन मानेगा? जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम ये निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है, बस, और बातें आप ही आ जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें ये पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें दिक करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ ये हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी। सिर खुजलाकर बोला, चाहता तो मैं भी हूं कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कहते शर्म आती है तो मैं चलूं? यही अच्छा होगा। मैं भी चली चलूंगी और तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पसोपेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति वहराना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साफ बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं? रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूं बदल दूंगा। मेरे कहने से या अपने दिल से? तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर्फ जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगीं। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं, रुपए अदा कैसे हो गए, और लोगों को गबन की खबर हुई या घर ही में दबकर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्द चला गया, दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें।
रमा ने कहा। उससे कहीं अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थीं। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है? नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की? रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों, अफसरों और सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। दरोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो। रमानाथ, बात यही है कि इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, आप लोगों का चकमा था। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता, मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा। बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूंगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। रमानाथ, मीजान की गलती थी, गबन न था। म्यूनिसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। ये आपको कैसे मालूम हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत न दूंगा। साफ साफ कह दूंगा, पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है, उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रसूख कितना बढ़ गया। यूं मारे मारे फिरते। शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वह भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है। इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। ये आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले ही से तैयार बैठे हैं, बस इसी की कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा, मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ। जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुंह देखा, दरोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। ये कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता हूँ, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमानाथ, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए। हलफ से कहता हूँ। दरोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमानाथ, आप तकलीफ न करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा। किसी को कोई बात न सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छा बात तो ना होगा। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूं कलाइयों को ऊपर नीचे रखकर चला जाएगा।
ये कहते हुए उसने आंखें निकाल कर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। ये सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा। उसे ये आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बारगी यह रुद्र रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। तेज होकर बोला, आप मुझसे जबरदस्ती शहादत दिलाएंगे? डिप्टी ने पैर पटकते हुए कहा। हाँ, जबरदस्ती दिलाएगा। रमानाथ, ये अच्छी दिल लगी है। डिप्टी, तुम पुलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा था। बस चला जाएगा 7 साल के लिए। चक्की पीसते पीसते हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा। ये चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा। रमा जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना ही से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से उसने ये गवाही देनी स्वीकार की थी। वही भय इस वक्त भी उसे कातर करने लगा। डिप्टी भाव विज्ञान का ज्ञाता था। आसन का पता पा गया। बोला, वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर के दाल का पानी खाने को पाएगा। कालकोठरी का 4 महीना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। बात बात पर वार्डर गाली देगा, जूतों से पीटेगा। तुम समझता क्या है? रमा का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज में बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही। भेज दीजिए जेल। मर ही जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो कुछ होना होगा होगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया था जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले, हलफ से कहता हूँ, आप लोग आदमी को पहचानते तो है नहीं, लगते हैं रोब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। ये कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद न करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाफ शहादत देंगे। आप लोग अपना काम कीजिए। बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। हलफ से कहता हूँ। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमा ने रूठे हुए बालक की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिक न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन? डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है। साहब, यूं हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जड़ खोदेगा तो हम भी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। प्रतन पत्रों में जालपा को तो ढांढस देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रही हो, उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई हैसियत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है। अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो, तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की सी थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी। दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वह दुखी न थी। अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगैया के बंधन में पड़कर अपनी नांद के भूसे खली में मग्न रहती है। सामने हरे हरे मैदान है, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही हैं, पर वह पगैया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगैया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है।
रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी उपाय मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसे प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की ना उसे इच्छा थी, ना प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के कितने ही ढंग हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर हैं, संगीत है। लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था। और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह ये भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो ख्वामुख्वाह उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरनासन हुए। लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की भी सुध-बुध न रही। ये वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था। इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो। पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे ये जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप ये स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होंठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी थी, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौझा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे ये नहीं सिद्ध होता कि हम में अलगौझा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चलें या रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का मकान काफी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपए महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका देने के बाद इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वह हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे। सभी ने उसका वृतांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिख जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर यह सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह यह सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था।
अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी ना ख्याल किया था कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह कर ही न सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देखकर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खिलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी, तो वह चाहे रुपए को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले न जा सकती थी? क्या दो चार और नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती, तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए? यही स्वप्न? इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था, उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती। कितना महंगा था वह स्वप्न! हाँ, वह अब अनाथनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनाथनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही ना होगा, लोग हंसेंगे। मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह? वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीजें कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। न तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वह मैं हाथ से भी नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, ये आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वह मकान देख लें, 15 रुपया किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट ना होगा। जो जो चीजें आप कहें मैं वहां पहुंचा दूं। रतन ने व्यंगमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपए का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया? इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए एक कोठरी काफी है, जो 2 रुपए में मिल जाएगी। सोने के लिए जमीन है ही। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो, उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे किसी गैर आदमी की चीज। मैं दया की भिखारनी न बनूंगी। तुम इन चीजों के अधिकारी हो, ले जाओ। मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती है, न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं भी उसी तरह मजूरी करूंगी, और अगर ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी ना पाल सके, उसे जीते रहने का, दूसरों का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। ये कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं बंगला अभी ना बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोक कर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है।
मैं किराए की लौंडी थी, लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है, तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें ना थीं? तुझे उनका अपमान करते लज्जा ना आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुंचती, तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो चैन की नींद मत सोना। ये मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा, तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है, तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है। तुम्हारा पार लगाने वाली नैया नहीं, तुम्हारे निगल जाने वाला जंतु है। संध्या हो गई थी। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वाली आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बाढ़ सी लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी, देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया था। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्न चित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी तेरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी, जिसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ ही बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं, जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उधरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिल जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मरभुखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है। भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो?
ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सारे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए। उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? ये कुछ कम दया है? उसकी पूरी सजा तो ये है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी का दिल बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपने पांव कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, ये महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इसी वक्त सारा वृत्तांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी। हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि ये झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले आने ही में कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, ये सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता न जाने चित पड़े या पट। जाल बोली, क्या पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं। मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है, बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है। सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्यत भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि ये औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूं करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्जाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुनावेंगे। फिर ये तो ना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कलई न खुलने पाए। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खुलने पर उतारू हो जाता है, तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवी दीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी? देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ।
किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते। दरोग हलगी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊं। यहाँ रहकर अब क्या करूंगी? देवी दीन ने करुणा भरी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जीना लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर परान ही दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करूं। अपने रोजगार की बात ही दूसरी है। इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयां आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति ये अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी। उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। ये शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फूली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे। जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। तो दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।